आपके पास दो समीकरण दिखाई दे रहे हैं। एक समीकरण आपके पास यहाँ है दो चर वाले और एक यहाँ है। दोनों को हम दो विधियों से करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, प्रतिस्थापन और विलोपन। हम इसको विलोपन से कर दे रहे हैं और इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से। दोनों समीकरणों में थोड़ा सा ट्विस्ट दे रखा है। दोनों समीकरण आपको पूर्ण रूप से समीकरण के रूप में नहीं दिख रहा है, तो पहले हम इन्हें उस समीकरण के रूप में बनाएंगे और उसके बाद करेंगे। और ये बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये भी 2024 में आया है, ये भी 2024 में आया है। 2024 में ये बोर्ड पेपर में आए हुए थे, लेकिन आपको ये समीकरण के रूप में अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन हम उन्हें बनाएंगे। देखिए कैसे। यहाँ अक्सर बच्चे डरते हैं पॉइंट से और अपान से, बटे से। जो थोड़े भी एवरेज या एवरेज बिलो एवरेज होते हैं, मीडियम से थोड़े नीचे होते हैं, तो वो अपान और पॉइंट से डरते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या कीजिए, आपके पास दो समीकरण है, हल लीजिए, हल, और समीकरणों को सबसे पहले लिख लीजिए। समीकरण सबसे पहले लिखिए आप समीकरण, क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप पर ही आपको मार्किंग होती है। स्टेप आपको चलना है 0.2 प्लस 0.3 y, और हमने कहा कि देखिए इक्वल के इधर 0 होता है, तो इस टर्म को यहां उठा लाएंगे आप, तो ये हो जाएगा -1.3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है 0.4 माइनस 0.5 माइनस 0.7 इधर आएगा तो प्लस 0.7 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में पॉइंट कितने दशमलव पर लगा है, यानी दशमलव बिंदु कितने अंकों के बाद लगा है, तो आप ध्यान से देखेंगे ये 1 अंकों के बाद लगा है। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करा दीजिए। समीकरण 1 व 2 गुणे 10 से जब आप गुणा कराएंगे तो एक अंक पर दशमलव आपका वो हटा देगा। आप सिंपल सी बात जानते हैं कि 0.2 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि एक अंक पर दशमलव लगा, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा आपका पहला समीकरण। अब ये पहला समीकरण आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2x, मैंने यहाँ x छोड़ रखा है, 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0। अब ये आपका समीकरण फ्रेश हो गया। समीकरण 1 व 2 आपके समीकरण यथोचित रूप में आ गए। अब आपको ये दिख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ऐसे ही इस प्रश्न के साथ भी थोड़ा सा हमारे सर एक शब्द लैंग्वेज यूज करते थे, खेल गया है प्रश्न आपके साथ, यहाँ थोड़ा सा खेल रहा है। तो भाई जैसे ही वो बॉलिंग करा रहा है, बैटिंग भी हम उसी हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले उसके हिसाब से हम चलें और इसको सीधा करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप का नहीं दिख रहा है, तो हम उसे सीधा करते हैं। क्या करेंगे हम, 3/2 x माइनस 5/3y, और आप यहां ध्यान दीजिए फिर C1 को इधर कर दिया है, -2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, 3 3 जा 9, 9x। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, 2 5 जा 10y, और 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको दिखने लगा 9x माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए अब आपका ये प्रॉपर समीकरण दिख रहा है। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही आपको एक और इक्वेशन दिख रहा है। सिक्स जो है आपका, 6 यहाँ अपान में है तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 0 जा 0, यहाँ बटे है तो बटे जब भी इधर बराबर उधर जाता है तो गुणे होता है। आई बात समझ में। अब हम दूसरे समीकरण को लेते हैं। हमारा दूसरा समीकरण आपको दिखाई पड़ रहा है x/3 प्लस y/2 माइनस, अब यहां ध्यान दीजिए, -13/6 इज इक्वल टू 0।
तो ये आपका हो गया 6। अब हमने 6 एलसीएम लिया, 3, 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 का टर्म डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2x, ये होगा आपका 3y, ये हो जाएगा -13 बराबर 0। ये आपका 3 से 6 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का x में गुणा करेंगे 2x, 2 से 6 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3y और -13 बराबर 0। यहाँ बटे 6 है तो इधर जाकर के गुणे 6 हो जाएगा, 0 के साथ 6 का गुणा होगा 0 हो जाएगा और ये आपका समीकरण हो गया 2x + 3y -13 बराबर 0। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब आपको ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है। अब जाकर के ये समीकरण बना है तो पेपर में बहुत ऐसे टर्म में जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे सर ने कहा करते थे क्वेश्चन अगर खेल रहा है तो हम भी उसके साथ, उसकी ने जैसी बॉलिंग की उसी हिसाब से हमने लेट किया, हमने उसके साथ ऐसे खेला। अब हमारा जो इक्वेशन है वो सिंपल हो गया। अब हम इसे जिस टर्म में चाहे उस टर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। अब सबसे पहले आते हैं विलोपन विधि पर। हम आपको इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से करके दिखाते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि के लिए क्या करना पड़ता है, और इस क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करना होता है, स्टेप आप ध्यान से समझिएगा। मैंने पहले भी कहा कि ये रिवीजन चल रहा है, वीडियो थोड़ा सा फास्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेप्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन चाहिए 1 and 1 लाइन का, तो आप लॉन्ग वीडियो को देख सकते हैं। अब जो है विलोपन विधि की हम बात करते हैं। तो विलोपन विधि के लिए हम सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे। अब आपको विलुप्त करना है, दो आपके पास टर्म है, या तो x को विलुप्त करिए नहीं तो y को, आपकी इच्छा, आप जिसे विलुप्त करना चाहें उसे विलुप्त कर सकते हैं। तो आप बताइए मैं किसे विलुप्त करूं, x टर्म वाले को कि y वाले को? x टर्म को। x टर्म को हम अगर ध्यान से देखेंगे तो x जो है, इसके लिए तब आपको देखना होगा चिन्हों को। अगर आप y को कहते तो y के भी चिन्हों को हम सबसे पहले देखते। x का विलुप्त करना, बिल्कुल हम x का ही विलुप्त करेंगे। तो हम देख रहे हैं इसके चिन्ह क्या है, सेम है। जब भी चिन्ह एक जैसे दिखाई दे, विपरीत नहीं दिखाई दे, एक जैसे दिखाई दे, तो समीकरणों को क्या किया जाता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2, इन दोनों को जब भी चिन्ह एक जैसा दिखाई दे, चाहे वो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, एक जैसा दिखाई दे तो आप उसे घटाते हैं। और अगर चिन्ह, मान लीजिए y को अगर विलुप्त करना होता तो चिन्ह एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, नहीं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो वहां आपको क्या करना होता है, जोड़ना होता। यही बात आपको, बस इसी बारीकी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अब हमारे पास देखना क्या है कि क्या यह जो विलुप्त होता है, एक बात बताइए, लड़ाई किस में होती है, बराबर वालों में होती है ना। एक कमजोर और एक सबल आदमी के बीच में लड़ाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमें 4x सबल दिखाई दे रहा है और 2 कमजोर दिखाई दे रहा है। तीन दोनों की लड़ाइयों को हमें बराबर करना है, दोनों को माइनस करना है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, 4 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। आपको जिसका भी, मान लीजिए y का विलुप्त करना है तो 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 15 आएगा। ऐसे ही 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। समीकरण 1 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 में 2 है, 2 में ऐसा क्या गुणा आप कर दे कि 4 हो जाए, क्योंकि हमने 2 और 4 का एलसीएम लिया, 2 और 4 का एलसीएम लिया, और इसका जो एलसीएम है वो हमने देखा कि क्या आया, 4 आया। तो हम, हमारे पहले समीकरण में कितना फ्रंट पर है, 2, तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई कराएंगे आप, 2 का ना। तो समीकरण 1 में कितने का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। और देखिए समीकरण 2 में आपके पास क्या है, समीकरण 2 में आपके पास 4 है, और 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 हो जाए, 1। तो 1 को लिखा नहीं जाता है, चाहे तो आप यहाँ समीकरण 2 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समीकरण 2 गुणे 1। मान के चलिए अगर आपने कह दिया होता सर y को विलुप्त कीजिए, तो y को विलुप्त करने के लिए सबसे पहले हम चिन्ह देखेंगे, किसको जोड़ना है, घटाना है, कब जोड़ना है और कब घटाना है आपको पता चल गया। चिन्ह अगर विपरीत होते हैं तो जोड़ना होता है, चिन्ह अगर एक जैसे होते हैं तो घटाना होता है। अब हम 5 और 3 यानी 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम आता है 15,
और 15 लेना है तो समीकरण 1 में आपका क्या दे रखा है 3। तो अगर समीकरण 1 में 3 दे रखा है तो 3 में ऐसा क्या गुणा कराएंगे कि 15 हो जाए 5, यानी आपको 5 बस समीकरण 1 में यहाँ गुणे क्या इतना लिखना होगा 5। और समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में क्या अंक दे रखा है 5 दे रखा है, तो समीकरण 5 में, समीकरण 2 के लिए 5 में ऐसा क्या गुणा कराएंगे 15 हो जाए 3। तो समीकरण 2 में तब यहाँ 1 की जगह क्या रखना होगा। याद रखिए विलोपन विधि के लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही चलना है, क्योंकि स्टेप पर ही मार्किंग होती है और फुल गारंटेड मार्किंग अगर आपको लेनी है तो आप स्टेप बाय स्टेप चले, ताकि टीचर को आप इंप्रेस कर सकें, क्योंकि स्किल तो सब जानते हैं, आपको स्टेप भी चलना है और बाकी अपने टर्मों को भी ध्यान रखना है। आप यहाँ इंटू 1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक बात बताइए समीकरण के कुल कितने पक्ष हैं 2, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई होगी। भाई अगर बात हो रही है तो ये सिर्फ हम एक पक्ष की बात नहीं सुनेंगे, हम दोनों पक्षों की बात सुनेंगे। तो 2 से अगर आप गुणा कराएंगे तो 2 से आप दोनों समीकरणों में गुणा कराएंगे। तो अब ये नहीं कि उन समीकरणों को आप लिखें, आप डायरेक्ट भी गुणा करा सकते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं डायरेक्ट ही गुणा करा रहा हूं। तो 2 का 2x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4x, प्लस दिया प्लस 2 का 3 में होगा, ध्यान रखिए समीकरण 1 यही है, 2 का 3 में गुणा होगा तो 6y, और माइनस 13 में अगर गुणा होगा तो 13 दूना 26, और 0 में 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। अब आपको ये समीकरण ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब समीकरण 2 में जाएंगे, समीकरण 2 में कुछ गुणा कराना है 1 का, 4 में 1 का गुणा करेंगे 4, 5 में 1 का गुणा कराएंगे 5, और 7 में गुणा कराएंगे 7। आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ी है समीकरण 2 में। अगर आप घटाते हैं, ध्यान रखिए जब चिन्ह समान हो जाते हैं और यदि आप घटाते हैं, जोड़ते हैं तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप घटाते हैं तो आंसर में फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर 2 में से 2 को घटा रहे हैं, या अगर आपके सामने माइनस चिन्ह लगा हुआ है, -2 के सामने -2 लगा हुआ है और +2 के सामने 2 लगा हुआ है, तो दोनों के आंसर विपरीत हो जाते हैं। ध्यान दीजिए ये माइनस का माइनस होगा प्लस हो जाता है, और ये माइनस का प्लस माइनस हो जाता है। लेकिन वहीं अगर -2 के सामने प्लस है या 2 के सामने भी प्लस है तो आंसर हमारे क्या रहते हैं सेम ही रहते हैं, बदलते नहीं है। लेकिन माइनस रहता है तो चिन्ह क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ दोनों चिन्ह क्या दे रखे थे धन दिया था, तो आप माइनस जब नीचे लगा रहे हैं तो नीचे वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे आपके बदल जाएंगे। धन का क्या हो जाएगा ऋण, ऋण का क्या हो जाएगा धन, और धन का क्या हो जाएगा ऋण। यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, हमें यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब आपका ये बीच वाला चिन्ह जो है मायने नहीं रखता, अब आपका जो ये नीचे वाला चिन्ह है वो मायने रखता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप 4x को 4 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 मीन्स कट, हमने उसको कैंसिल कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए 6 + 6, और अब ये -5 नहीं रहा, अब ये +5 रह गया। बच्चे यही गलती कर देते हैं, घटाते समय आपको चिन्ह बदल देने हैं, जोड़ते समय कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस, तो 6 और 5 कितना हो गया 11, तो ये आपके हो जाएंगे 11y। अब यहाँ ध्यान दीजिए -26 और -7, तो माइनस 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 से होता है, लेकिन दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये अक्सर यहाँ भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। 26 और 7 एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस में ही है, तो 6 और 7 13, और 2 और 1 3, ये 33 हो गया बराबर 0। तो y बराबर 11y बराबर -33, आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +33 हो जाएगा। तो y यहाँ देखिए, यहाँ यह इसके साथ गुणे में है, तो यहाँ आने के बाद वो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 11, तो y बराबर कितना हो जाएगा ये 3। ये आपका y का मान आ गया। जब आपका y का मान आ गया तो y के मान को समीकरण 1 या 2 आपकी जिसमें चाहे उसमें पुट करेंगे, x का मान आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो y का यह मान आप बताइए किसमें हम पुट करें, y का यह मान समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आप 1 में भी रखेंगे तो वही आंसर आएगा। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके पास दे रखा है 4x - 5, और y के जगह आपका मान क्या आया है
अभी फिलहाल में y के जगह आपका मान 3 आया है, तो 4x माइनस 5 गुणे 3 और प्लस 7 बराबर 0। तो 4x माइनस 15 प्लस 7 बराबर 0। तो 4x माइनस 8 बराबर 0। तो 4x बराबर 8। तो x बराबर 8/4 यानी कितना, यहाँ गुणे 4 है तो ये 8/4 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 2। तो आपके दो मान आए, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये इससे चाहें तो आप उत्तर की जांच कर सकते हैं, आप अपना आंसर भी खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है, ये खुद आप चेक करेंगे। ये मैं आपको सिखा दे रहा हूं, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच अगर आपको करनी है तो क्या कीजिए, x और यह y का जो मान है समीकरण में रखिए। समीकरण 1 आपका क्या दे रखा है, समीकरण 1 आपका दे रखा है 2x धन 3y माइनस 13 बराबर 0। तो आप यहाँ x के जगह कितना रखेंगे, आप 2। तो x के जगह आप 2 रखेंगे और y के जगह 3 रखेंगे, माइनस 13, 2 दूनी 4, 3 3 9, 13, यानी 13 माइनस 13। क्या यह दोनों साइड बराबर 0 आ रहा है? इसका मतलब उत्तर आपका सही है, लेकिन ये सिर्फ 99.99% तक सही है, अभी भी इसमें 0.01% डाउट हो सकता है। तो आप इस मान को किसमें रखिए, फिर समीकरण 2 में भी रख के चेक कर लीजिए, हो सकता है कि समीकरण 2 में ये गलत आ जाए। तो 4x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि उत्तर की जांच करते समय पहले में आंसर आ सकता है, दूसरे में नहीं। तो ऐसे में हम दूसरे में भी रख करके जांच करेंगे, तो यह हो जाएगा 4 गुणे 2 माइनस 5 गुणे 3 प्लस 7 बराबर 0। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा और ये प्लस 7 हो जाएगा। आप देख रहे हैं धन वाले दो हैं, धन और धन एक साथ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ऋण और ऋण एक साथ आ गए थे, हुआ ऋण ही था लेकिन दोनों एक साथ आ गए थे, ऐसे ही धन और धन आ जाएंगे। ये सिंपल सी बेसिक बात है, बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार गलती हो जाती है। तो 15 और 15 में से 15 आपका जाएगा, तो यहाँ भी 0 बच जाएगा। अब आप 100% कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है सही है, आपको किसी उत्तर की जांच की जरूरत नहीं। अब हम चलते हैं प्रतिस्थापन विधि की तरफ। प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान होती है, लेकिन अगर आप इसे स्टेप वाइज नहीं करते हैं तो आपको ये भूल सकता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की भरपूर जरूरत है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसमें भी आपको किसी एक समीकरण से चलना होता है, किसी एक समीकरण से आप चलेंगे और दूसरे समीकरण में आप रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि आपके पास दो समीकरण है, अगर आप समीकरण 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से चलेंगे तो 1 में। आप बताइए किस में रखा जाए? समीकरण 1 से चला जाए, 1 से चला जाए तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हमारे पास समीकरण 1 मिला हुआ है 9x माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। लेकिन आप ध्यान से देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, समीकरण को हल कीजिए। इसने कहीं दिया क्या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, इसने कहीं दिया विलोपन से या पचरंग से। आपकी इच्छा, आप जिससे चाहे उससे हल कर सकते हैं। तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम समीकरण को लिख देते हैं। समीकरण को लिखने के बाद हम देख क्या रहे हैं कि हमारे पास x और y दो टर्म है, तो किसी एक टर्म को लेंगे। आप बताइए किसी एक पद को लेते हैं, x का लें कि y का? y का। तो y का अगर पद लेंगे तो बाकी सबको हमें उधर ले जाना होगा, या माइनस y को इधर को ही लेते जाइए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 9x प्लस 12 और y को अकेले कर दीजिए अगर y का पद लेना है, तो माइनस 10y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 10y हो जाएगा। अब 10 को अकेले करना है तो आप 10 को नीचे भेजेंगे, तो यहाँ 10 किसमें है? गुणे के साथ है, माइनस 10y इधर गया है प्लस 10y हुआ है। अब y अकेले हो गया 9x धन 12 बटा 10, क्योंकि अब ये गुणे में आया था, यहाँ बटे में हो गया। आपने समीकरण 1 से निकाला है तो किसमें रखेंगे? 2 में। समीकरण 2 में आप इसे रखेंगे। y का यह मान 1 से निकाले हैं तो y का यह मान आप समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं, किसी एक को आपको निकालना होगा। x को अकेले कर सकते हैं, y को अकेले कर सकते हैं। समीकरण 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे 1 में रखेंगे। हमने 1 से निकाला है
2 में रखा है, y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, बिल्कुल आप स्टेप ध्यान रखेंगे, समीकरण 2 में हम रखने जा रहे हैं। हमारे पास समीकरण दे रखा है 2x धन 3 और y के जगह आपका मान आया है 9x धन 12/10 माइनस 13 बराबर 0। अब आपको यहां दिखाई दे रहा है 2x, 3 आपको बाहर है तो 3 को गुणा करा दीजिए, 3 का 9 में होगा 9 तेरी 27x और 12 तिहाई 36/10 माइनस 13 बराबर 0। अब आपको यहाँ 10 एलसीएम की तरह दिखाई दे रहा है, 10 आपको एलसीएम की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ 10 का आप एलसीएम लेंगे तो 10 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 10 का एलसीएम जो हो जाएगा वो होगा 10 एलसीएम में आ जाएगा और यहाँ आपका बराबर 0 दिया ही था। 10 का 2 यहाँ 1 रहेगा और यहाँ भी 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। 10 का एलसीएम आ जाएगा तो 1 से 10 में भाग देंगे 10, 10 का 2 में गुणा कराएंगे 10 दूनी 20 या यहाँ आपको ऐसे ही कुछ करना ही नहीं है, 10 से 10 में भाग देंगे, वैसे ही टर्म नोट कर लिए जाएंगे तो ये होगा 27 अधन 36 माइनस 13 दहा में 130। अगर आपको यहाँ ध्यान से देख रहे हैं तो 10 यहाँ बटे में है, इधर जाके गुणे में होगा तो यह क्या हो जाएगा 0 और यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है 37 और ये 47 हो जाएगा आपका 20 और 27 47 यक्स अब प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए ये घट रहा है, 10 में से 6 जाएगा, बड़ा माइनस वाला है तो माइनस को चिन्ह लिखा, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचा आपका 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 94 तो ये हो जाएगा 47 यक्स बराबर माइनस 94 इधर आ जाएगा तो प्लस 94 हो जाएगा और ये यक्स बराबर क्या हो जाएगा 94/47। अब ये ध्यान से अब देखेंगे तो ये इससे 2 बार में भाग जा रही है, यानी यक्स बराबर कितना आ गया 2। अब यह जो यक्स का मान आया है आप यह कहीं से उठा सकते हैं, चाहे तो आप यहीं से रख सकते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं y बराबर कितना है 9x धन 12/10 है तो 9 की जगह 9 और x की जगह 2 धन 12/10 तो ये कितना आया है आपका 9 दूनी 18 प्लस 12/10 तो ये कितना आया है 18 और 12 आपका हो जाएगा 30/10 यानी ये कितना आ गया 3। ये सेम उसी क्वेश्चन के पैटर्न पर है, नहीं आपके दोनों के आंसर सौभाग्य से दोनों ही सेम आ रहे हैं, x = 2 y = 3। इसके उत्तर की जांच मैं रैपिडली कर दे रहा हूं, आप घर पे जाके इसको जांच कर सकते हैं। मैं 2 और 3 की वैल्यू डायरेक्ट में रख दे रहा हूं, 2 की वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तरीके 9, 9 4 13, 13 में से 13 माइनस करेंगे 0, बिल्कुल सही है। 9 की जगह यहाँ आप रखेंगे 2, 9 दूनी 18, 10 तिहाई 30, 18 और 12 30, 30 में से 30 माइनस करेंगे 0, यानी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आप इसे जांच कर सकते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पहला रिवीजन खत्म हुआ, कल एक और बस ये चैप्टर समाप्त होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी हमारे पास जो रैखिक समीकरण है वो कितने चर का है 2 चर का होगा और वो रैखिक होगा। तो रैखिक समीकरण हम उस समीकरण को कहते हैं, थोड़ा सा हम पीछे रिवीजन में जाते हैं, द्विघात बहुपद में हमने पढ़ा था कि जिस पर घात 1 हो। तो हम सबसे पहले किसी भी समीकरण के मानक समीकरण की बात करते हैं तो इसका मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक समीकरण। जैसे द्विघात समीकरण का मानक समीकरण आप लोगों ने पढ़ा है ax² + bx + c, ऐसे ही 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के भी मानक समीकरण को आपको याद करना होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आएंगे जो आपको दिखने को मिलेंगे कि मानक समीकरण से उनकी तुलना होगी, तो हमें ये प्रश्न बिल्कुल इसके लिए मानक समीकरण को याद करना होगा। मानक समीकरण हमारा होता है a1x + b1y + c1 = 0।
तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। आपको दो चर दिखाई दे रहे होंगे और रैखिक इसलिए हैं क्योंकि इन पर घात 1 है और युग्म मतलब दो जोड़े में है। आपको एक ऊपर समीकरण दिखाई दे रहा होगा और एक नीचे समीकरण दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। और हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आ गए। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं, इनसे जो रेखाएं बनती हैं, बीजगणितीय रेखाएं जो कि ग्राफ में आपकी खींची जाती हैं, उनकी टोटल 3 कंडीशन होती है और वो तीनों कंडीशन देखेंगे। तो संगत रेखाओं का निरूपण, संगत रेखाओं का निरूपण। संगत रेखाओं का निरूपण हमारे पास टोटल 3 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि अगर दो रेखाएं हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। यानी अगर मान के चलिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, तो वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काट सकती हैं। तो सबसे पहला केस होता है। तो अगर आपको इस पहले केस को फॉलो कराना है तो इसमें पहले केस के लिए हम क्या करते हैं कि पहले केस का कंडीशन होता है कि आप मानक समीकरण से तुलना कीजिए और मानक समीकरण से जो तीन वैल्यू आपकी निकल के आएगी a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 का, उसका कंपैरिजन कीजिए a1 a2। और अगर ये b1 b2 के इक्वल नहीं है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, a1 अपान a1 बटा a2 और वो बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 के, तो हम कह देंगे कि रेखाएं क्या हो रही हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। प्रतिच्छेदित का कंडीशन है। प्रतिच्छेदित करती हैं। एक बात हमें यहां स्पष्ट होती है। दूसरी बात यहां से निकल करके सामने आती है और वो दूसरी बात है कि जो हमारी रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं और जो हल होगा वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक, इकलौता, वो अपने आप में यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। और इसकी जो रेखाएं होंगी, जो इनका हल होगा, वो होंगे संगत। संगत। अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 कहता है या तो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, नहीं तो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो सीधी सीधी निकल जाएंगी। ऐसे केस को हम कहते हैं समांतर। दोनों रेखाएं हमारी एक दूसरे के समांतर हो गई हैं, एक या तो काट रही हैं नहीं तो एक दूसरे के समांतर हो गई हैं। तो दूसरा केस है ये, दूसरी दशा है। ऐसी दशा में हमारा जो a1 a2 होता है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ऐसे केस में हमारी रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। हमारी जो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के रेखाएं समांतर होंगी, जिसका कंडीशन आपको दिख रहा है। उसके बाद रेखाएं अगर समांतर हैं तो अगर हम हल की बात करें तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। रीजन क्या है कि हमारी रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रही हैं। जितनी जगह टच करेंगी उतने हल होते हैं। तो यहाँ एक जगह टच कर रही थी तो अद्वितीय यानी सिर्फ एक हल होता, लेकिन यहाँ पर कहीं टच नहीं करनी है तो कोई हल नहीं होगा। और अगर हम जब हल नहीं होगा तो हम ऐसे में इसे कहते हैं असंगत। अब तीसरा हमारा कंडीशन आता है और वो तीसरा कंडीशन हमारा है
समपाती का कंडीशन है हमारा तीसरा। तीसरा कंडीशन समपाती का जो है वो है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ऐसे में रेखाएं हमारी समपाती होती हैं। रेखाएं समपाती होती हैं। समपाती का मतलब होता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को पर ओवरलैप कर गई हैं, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे से बाहर निकली ही नहीं है, दोनों एक दूसरे पर ही समपाती हो गई हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही हैं, यानी अनंत जगह ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, अनंत जगह ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, और जितनी जगह टच करेंगी उतने हल होंगे, यानी इसका हल कितना होगा? अनंत हल होगा, बहुत हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनंत हल। अनंत का मैंने सिंबल बना दिया, अनंत हल होंगे। और ऐसे केस में जो हल होता है वो संगत तो होता है, लेकिन वो निर्भर है, वो कंडीशन बेस्ड है। यानी यह फिगर आपके पहले के लिए निकल के सामने आएगा, यह दूसरे के लिए आएगा, और यह तीसरे कंडीशन के लिए निकल करके सामने आएगा, समपाती का केस। ये प्रतिच्छेदी का केस है, प्रतिच्छेदित का केस है, ये आपके समांतर का केस है, और ये आपके समपाती का केस है। अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां कि हल करने की कितनी विधियां हैं। जैसा कि हमने द्विघात समीकरण में पढ़ा कि हल करने की टोटल उसकी 3 विधियां हैं, ऐसे भी इसके भी हल करने की टोटल 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम जो है वह है विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है वज्र गुणनखंड टोटल 3 विधियां हैं। इसमें से फिलहाल आपके सिलेबस में एक विधि अवेलेबल नहीं है, एक विधि निकाल दिया गया है पिछले कुछ सालों से। वो विधि है वज्र गुणनखंड विधि, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी 2 विधियां हैं। लेकिन जब डिटेल्ड पढ़ाया जा रहा था तो उस समय मैंने यह तीनों विधियां पढ़ा रखी हैं, तीनों के अलग अलग टर्म पढ़ा रखे हैं। तीनों विधियों में से जो आपको उचित लगता है आप समीकरण को हल करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आपके चैप्टर का बहुत शॉर्ट में और फास्टेस्ट रिवीजन था। हमने चैप्टर्स के रिवीजन देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दे रखे हैं। 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। आप कैसे ही वाइज तरीके से मैंने इसके डिटेल 100% मार्क्स अगर चाहते हैं तो टोटल वीडियोस अब रिवीजन से पहले का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो फास्टेस्ट रिवीजन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। समीकरणों 2x प्लस ay इज इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। ये अगर आपको 1 नंबर में पूछता है तो और तेजी के साथ करना हम सीखेंगे, और अगर ये 2 नंबर में पूछता है तो स्टेप वाइज सीखेंगे। कह रहा इसका कोई हल नहीं है, तो सबसे पहले और कोई हल नहीं है तो a का मान बताइए। कोई हल नहीं है तो a का मान बताइए, हमें a का मान बताना है। अगर हम इसे फास्टेस्ट रूट में शामिल करेंगे तो हम आंसर से जाके सीखेंगे, और नहीं तो इसको अगर हमें स्टेप वाइज चलना है तो हम स्टेप वाइज सिखा रहे हैं। स्टेप वाइज सिखा रहे हैं
रही बात फास्टेस्ट की, तो शॉर्ट वीडियो में हर एक क्वेश्चन पर, हर एक टाइप पर मैंने फास्टेस्ट वीडियो डाल रखा है कि फास्टेस्ट मेथड से 1 मार्क्स के क्वेश्चन को डायरेक्ट एमसीक्यू में कैसे आप करेंगे उसके लिए, ताकि कम समय में आपका सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। हम इसे लॉन्ग मेथड से ही करना सीखेंगे अभी स्टेप वाइज। हमारे पास 2 समीकरण दिए हैं, समीकरण हम लिख लेंगे। समीकरण हमारे पास जो समीकरण दे रखे हैं, पहला समीकरण 2x ay, और ये देखिए 1 इधर है। हम जब मानक समीकरण को देखते हैं तो हमारा C1 जो है इक्वल के इधर होता है और इक्वल के इधर 0 होता है, तो बराबर के इधर 0 है, तो हमको इस टर्म को आगे उठा के ले आना होगा। तो हम इसको यहाँ ले आएंगे और ये हो जाएगा, जब +1 इधर आता है तो आप जानते हैं क्या हो जाता है, -1 बराबर 0। अब ये आपके मानक समीकरण के रूप का दिखने लगा। अब दूसरे वाले समीकरण पर आते हैं, 3x - 5y और +7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7 बराबर 0। ये भी समीकरण 2 की तरह होगा। अब आपके मानक समीकरण के रूप में यह आ गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना, 2 की तुलना 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कौन है, वो है आपके a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन में गड़बड़ कर देते हैं। तो जब आप तुलनात्मक अध्ययन में गड़बड़ करेंगे तो आपको ये दिक्कत होगा। आपको तुलनात्मक अध्ययन में गड़बड़ नहीं करनी है। अब हम आते हैं तुलनात्मक अध्ययन के लिए। आपको अगर तुलनात्मक अध्ययन करना है, नहीं आता है, तो आप पेंसिल उठाइए, जस्ट उसके बगल में मानक समीकरण लिखिए और बाद में इरेज कर दीजिएगा। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो तुलनात्मक अध्ययन में जिन्हें दिक्कत होती है। नहीं तो जो बच्चे अच्छे से अपना तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर देंगे। हमें एक्चुअल में a1 की वैल्यू बतानी है, a2 की वैल्यू बतानी है, फिर b1 की वैल्यू बतानी है, c1 की वैल्यू बतानी है और c2 की वैल्यू बतानी है। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू हमें चाहिए। हमें ये 6 मान चाहिए। रीजन यह है कि इन 6 मान का उपयोग हमारे रेखा के समीकरण के हल के लिए जो हमने कंडीशन बनाई है, इन्हीं तीनों कंडीशनों में से कुछ ना कुछ दे करके आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इसे 2 मार्क्स में भी एडजस्ट किया जाएगा, 4 मार्क्स का कर दिया जाएगा, पेपर आसान होगा तो ये लेंदी भी हो सकता है। तो हम स्टेप वाइज इसे बता रहे हैं। शॉर्टेस्ट वीडियो शॉर्ट फॉर्म में हम डाल रखे हैं, जिसमें आप रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1। ये उन बच्चों के लिए है जो कंपेयर नहीं कर पाते हैं। अब ध्यान दीजिए, x के जगह x है तो a1 की जगह क्या होगा, 2, और ऐसे ही अगर आप a2 की जगह चलेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2। अभी हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं। यहाँ y की जगह y है, b1 की जगह क्या है आपका a है, और c1 की जगह क्या है, बिल्कुल यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, c1 की जगह -1 है आपका। अब हम आते हैं a2 की जगह आपका क्या दे रखा है, a2 की जगह आपका 3 दे रखा है, b2 की जगह क्या दे रखा है, -5। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, 5 नोट कर देते हैं। नहीं, b2 की जगह यहाँ देंगे, ये प्लस का कंपैरिजन माइनस के साथ हो रहा है, तो माइनस डिनोटेशन यूज किया जाएगा समीकरण में। और आपके पास c2 है, c2 कितना है, -6। तो ये आपने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद वे बच्चे अगर लिखे हैं पेंसिल से तो आप उन्हें इरेज कर दे जिन्हें बनाने में दिक्कत हो रही है। अदरवाइज आप अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत आसान है कंपेयर करना, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने तरीका बताया। अब आप क्या कह रहा है, समीकरण कह रहा है
कि कोई हल नहीं है, समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कोई एक जगह कंडीशन यहाँ दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रहा है कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो कंडीशन नंबर क्या है, सेकंड है, और इसका मतलब ये रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो कोई हल नहीं है। समीकरणों, जब समीकरणों का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। अब टीचर को बता रहे हैं कि हम देखिए सर हमको पूरी जानकारी है, रेखाएं समांतर होती हैं तथा इसलिए कंडीशन आपका हो जाता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/, बस आप वैल्यू रखेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। जितना A1 की जगह आपका क्या है, A1 की जगह आपका 2 है, A2 की जगह क्या है 3 है, B1 की जगह क्या है A है, और B2 की जगह क्या है -5 है। आप C1 C2 की वैल्यू रखेंगे ही नहीं, क्योंकि आप यह बराबर नहीं है, तो जो भी कंडीशन आएगा बराबर नहीं जाएगा। आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यह 3A के साथ मल्टीप्लाई होगा 3A, और 2 का -5 के साथ होगा -10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, और 3 का A में होगा 3A, तो A बराबर कितना हो जाएगा आपका -10/, यही आपका उत्तर है। तो ये उत्तर आ गया। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो आप उसे बहुत कम समय में बिटवीन 30 सेकेंड कैसे करेंगे, इसके लिए शॉर्ट